हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन ई नोट्स। तो इस लेक्चर में डिज़ाइन ऑफ बियरिंग का एक पार्ट है जिसमें हम रोलिंग बियरिंग का स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे हम दो टॉपिक कवर करेंगे। तो वो दो टॉपिक हमारा होगा, फर्स्ट टॉपिक का नाम है स्टैटिक लोड रेटिंग ऑन रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग, और जो हमारा दूसरा टॉपिक होगा वो होगा स्टैटिक इक्विवेलेंट लोड फॉर रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग। ठीक है, स्टैटिक बेसिक स्टैटिक लोड और द स्टैटिक इक्विवेलेंट लोड, ये दो टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, तो फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, स्टैटिक लोड रेटिंग ऑफ रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग क्या होता है। द लोड कैरिड बाय ए नॉन रोटेटिंग बियरिंग इज कॉल्ड अ स्टैटिक लोड। क्या होता है स्टैटिक लोड? जब आपका बियरिंग रोटेट नहीं करता है और फिर वहाँ साफ्ट लगा है और साफ्ट पे कोई लोड रखा हुआ है, दैट लोड इज नोन एज स्टैटिक लोड। Now, my second point is the basic static load rating is defined as the static radial load in case of radial ball or roller bearing, or axial load in case of thrust ball or roller bearing, which corresponds to the total permanent deformation of the ball or roller and the race. मीन्स होता क्या है, जब स्टैटिक लोड आपकी बियरिंग में पड़ता है तो वहाँ पे चांस, दो टाइप का चांस क्रिएट होता है। एक चांस हमारा होता है कि हमारा जो बॉल है, बॉल का शेप बॉल में परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाए। लोहा ही है, आयरन ही है, स्टील का मिक्स है, तो वहाँ पे क्या हो सकता है, वहाँ पे डिफॉर्मेशन होगा, डेट इज परमानेंट डिफॉर्मेशन हो सकता है। दूसरा जो उसका फेस है, आउटर फेस और अपर फेस, जो हमने डिस्कस किया था, आउटर फेस और इनर फेस के अंदर हमारा जो बियरिंग रहता है, बॉल रहता है या रोलर होता है, तो वो परमानेंट डिफॉर्म हो सकता है, या फिर हमारा जो सरफेस है, इनर सरफेस और आउटर सरफेस, वहाँ पे भी परमानेंट डिफॉर्मेशन हो सकता है। ओके, तो ये दो केस हमारा बनता है जब स्टैटिक लोड लगता है उस पर। तो okay, now according to IS 3823 to 1984, the basic static load rating, that is CO से डिनोट करते हैं हम, in Newton for ball and roller bearing may be obtained as discussed below। तो लोड एक्टिंग ऑन द बियरिंग पे हमने टॉपिक में देखा था। यहाँ पे हम चार टॉपिक को कवर करेंगे और उसका स्टैटिक लोड उस पर क्या होगा, क्या कैपेबिलिटी है उस बियरिंग का, चेक करेंगे। पहला होगा जो हमारा, दैट इज रेडियल बॉल बियरिंग, दूसरा होगा रेडियल रोलर बियरिंग, तीसरा होगा थ्रस्ट बॉल बियरिंग, एंड द फोर्थ वन इज थ्रस्ट रोलर बियरिंग। ओके, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्टैटिक लोड किसके लिए, दैट इज फॉर रेडियल बॉल बियरिंग। रेडियल बॉल बियरिंग के लिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्टैटिक लोड। द बेसिक स्टैटिक लोड rating C naught is given by C naught is equal to F naught into I into Z into कैपिटल D का होल स्क्वायर cos अल्फा। ये हमारा स्टैटिक लोड रेटिंग है किसके लिए, रेडियल बॉल बियरिंग के लिए। ठीक है, वेयर वेयर स्मॉल आई इज नंबर ऑफ rows of ball in any one bearing. Now z is equal to number of ball per row। ठीक है, जो हम जनरल बियरिंग में बात कर रहे थे वहाँ पे जेड हमारा एब्सोलूट विस्कोसिटी था, बट इन रोलर बियरिंग में हमारा जब रेडियल स्टैटिक लोड रेटिंग चेक करते हैं तब हमारा जेड जो रहता है उसे हम बोलते हैं नंबर ऑफ बॉल पर रो। ओके, नाउ कैपिटल डी इज द डायमीटर ऑफ बॉल, diameter of balls in mm। ओके, अल्फा cos अल्फा, that is अल्फा, अल्फा क्या है हमारा, that is nominal angle, alpha is the nominal angle, and the last one is f naught is equal to a factor depending upon the type of bearing। ठीक है,
आपका जो एफ नॉट की वैल्यू है, ये जो हमारा डिज़ाइन डाटा बुक जो टेबल होता है वहाँ से आपको मिल जाएगा। आप किस टाइप की बियरिंग यूज़ कर रहे हैं उस टाइप का बियरिंग वहाँ पे मार्क कीजिए और आप एफ नॉट की वैल्यू आप चेक कीजिए। आपका ज़्यादातर जो हमारा मशीन डिज़ाइन का चैप्टर है, डिज़ाइनिंग किसी भी चीज़ का डिज़ाइन करें, ज़्यादातर हमारा मशीन डाटा बुक में फार्मूला भी मिल जाता है डिज़ाइनिंग का। कौन सा, ये फार्मूला भी आपको डिज़ाइन डाटा बुक में मिल जाएगा, आप एग्जाम में उसे यूज़ भी कर सकते हैं और आपका ये सब जो डाटा है वो भी मिल जाएगा। क्वेश्चन में दिया होगा, जो डाटा क्वेश्चन में नहीं दिया है तो जो डाटा दिया है उसके थ्रू आप डिज़ाइन डाटा बुक में आप जो डाटा नहीं दिया है वो ढूंढ लें। ओके, और ना सॉल्व कर ले, बहुत ईजी सब्जेक्ट है ये। ठीक है, नाउ ये तो हुआ हमारा रेडियल बॉल बियरिंग के लिए स्टैटिक लोड रेटिंग। नाउ सेकंड है हमारा सेकंड पॉइंट फॉर रेडियल रोलर बियरिंग। रेडियल रोलर बियरिंग के लिए हमारा स्टैटिक लोड रेटिंग क्या हो जाएगा, दैट इज शी नॉट इज इक्वल टू एफ नॉट इंटू आई इंटू जेड इंटू एल ई इंटू डी कैपिटल डी कॉस अल्फा। ओके, ये हो जाएगा हमारा रेडियल रोलर बियरिंग के लिए। ये सब आपको डिज़ाइन डाटा बुक में फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ सिर्फ आपको बता रहा हूँ, अभी आगे न्यूमेरिकल करेंगे तो वहाँ पे ये सब काम आएगा। ओके, वेयर आई स्मॉल आई इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ रोलर। वहाँ पे बॉल की बात हो रही थी, यहाँ पे रोलर की बात होगा इन द बियरिंग। जेड, यहाँ पे जेड हमारा नंबर ऑफ बॉल था, यहाँ हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ रोलर्स पर रो। ओके, वेयर एल ई इज इक्वल टू effective length of contact between one roller and that ring. Okay, okay, L क्या है, effective length of the contact between one roller and that ring where the contact is sorted. This means it is the equal to the overall length of roller minus roller chamfer. क्या होगा हमारा, एल ई इज इक्वल टू ओवरऑल लेंथ ऑफ द रोलर माइनस रोलर चैम्फर और ग्राइंडिंग अंडरकट्स। ओके, वेयर डी इज द डायमीटर ऑफ रोलर, अल्फा इज द नॉमिनल एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट एंड एफ नॉट फैक्टर डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ बियरिंग। ये आपको टेबल से मिल जाएगा। ओके, नाउ थर्ड है हमारा फॉर थ्रस्ट बॉल बियरिंग। थ्रस्ट बॉल बियरिंग के लिए स्टैटिक लोड रेटिंग क्या हो जाएगा हमारा, दैट इज सी नॉट इज इक्वल टू एफ नॉट जेड इंटू डी स्क्वायर साइन अल्फा। ओके, एंड फोर्थ वन इज फॉर थ्रस्ट रोलर। थ्रस्ट रोलर बियरिंग के लिए हमारा स्टैटिक लोड रेटिंग क्या हो जाएगा, दैट इज सी नॉट इज इक्वल टू एफ नॉट जेड इंटू एल ई इंटू डी साइन अल्फा। दोनों सेम है। ठीक है, फॉर थ्रस्ट बॉल बियरिंग के लिए हमारा स्टैटिक लोड रेटिंग हो जाएगा टी सी नॉट इज इक्वल टू एफ नॉट माइनस जेड इंटू डी स्क्वायर अपॉन साइन अल्फा। और फॉर थ्रस्ट रोलर बियरिंग के लिए हमारा हो जाएगा सी नॉट इज इक्वल टू एफ नॉट जेड एल ई डी साइन अल्फा। वेयर फॉर थ्रस्ट बॉल बियरिंग हम एफ नॉट की वैल्यू लेते हैं 49 एंड फॉर थ्रस्ट रोलर बियरिंग के लिए एफ नॉट की वैल्यू हम कंसिडर करेंगे 98.1। ओके, नाउ जो हमारा सेकेंड टॉपिक है दैट इज स्टैटिक इक्विवेलेंट लोड फॉर रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग। इससे पहले हम देखे थे बेसिक स्टैटिक लोड फॉर रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग, नाउ हम स्टैटिक इक्विवेलेंट लोड देखेंगे। तो सबसे पहले तो डिस्कस करते हैं स्टैटिक इक्विवेलेंट लोड क्या होता है। द स्टैटिक इक्विवेलेंट लोड may be defined as the static radial load or axial load which if applied would cause the same total permanent deformation at the most heavily stressed ball or roller and raise contact
as that which occurs under the actual condition of loading, where this is the radial roller bearing and this is thrust ball bearing. In radial roller bearing, load acting on the radially, and in thrust ball bearing, the load acting on the axial. Okay. Now the static equivalent radial load, that is WOR, for radial or roller bearing under combined radial and axial or thrust load is given by the greater magnitude of those obtained by the following two equations. The two equations are WOR is equal to X naught into WR plus Y naught into WA, and the second equation is WOR is equal to WR, where WOR is the static equivalent load, WR is the radial load, WA is the axial load. X naught and Y naught are the radial and axial load factor. आप X naught और Y naught की वैल्यू टेबल से फाइंड कर सकते हैं. ठीक है. नाउ नोट, first, the static equivalent radial load WOR is always greater than or equal to the radial load WR. Second, the static equivalent radial load, that is WOR, for all cylindrical roller bearing is equal to the radial load WR. Okay? Thank you.